क्वेश्चन एक सवाल नहीं होता, हर क्वेश्चन आपके सपने की तरफ एक कदम होता है। बायोकेमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉप 10 MCQs कवर करने वाले हैं। mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एज। कंडेंसेशन हो जाता है, क्रोमेटिन का श्रिंकेज हो जाता है, जिसकी वजह से सेल डेथ देखने को मिलती है। इसको हम लोग एग्नोसिस कहते हैं। DNA से RNA बनता है एंड RNA से देन यहाँ पर आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओपन MCQs में, जहां हर क्वेश्चन एक सवाल नहीं होता, हर क्वेश्चन आपके सपने की तरफ एक कदम होता है। तो एक दिन में कुछ नहीं बदलता, हर रोज़ हमें थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ही हम अपने सपने की तरफ अपना कदम बढ़ा पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, आज हम लोग फिर से बायोकेमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, माइंड को शार्प करिए, कॉन्फिडेंस रखिए और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का न्यूक्लिक एसिड का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग टॉप 10 MCQs कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है आपका mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एज। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। mRNA दैट इज मैसेंजर RNA, जो कि आपके न्यूक्लियस में सिंथेसाइज किया जाता है, वो किसके साथ किया जाता है? tmRNA में, मतलब कि ट्रांसफरेंस मैसेंजर RNA में, snORNA में दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर RNA में, scRNA में दैट इज स्मॉल सेल RNA, या फिर hnRNA दैट इज हेट्रोजीनस सेल RNA। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सो द करेक्ट ऑप्शन इज hnRNA, यस दैट इज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। mRNA आपका एक सिंथेसाइज्ड फॉर्म में होता है, जो आपका सिंथेसाइज किया जाता है न्यूक्लियस में। किसके ज़रिए? hnRNA के ज़रिए। hnRNA क्या है? ये इनिशियल RNA होता है जो प्रोड्यूस होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान न्यूक्लियस में, जिसमें आपके कोडिंग एक्सॉन्स और नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स दोनों चीज़ें ही प्रेजेंट रहती हैं। hnRNA यहाँ पर आपका प्रोसेस करता है, बहुत सारे स्टेप्स से गुजरता है, जैसे कि स्प्लिसिंग करता है, जितने भी इंट्रॉन्स यहाँ पर नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको ये रिमूव करता है, कैपिंग करता है, पॉलीएडेनाइलेशन करता है, ताकि वो मैच्योर mRNA में कन्वर्ट हो सके। तो hnRNA ही आपका फर्दर कन्वर्ट होता है, hnRNA आपका फर्दर कन्वर्ट होता है मैसेंजर RNA में। तो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA ही आपका फर्दर मैसेंजर RNA में कन्वर्ट होने का काम करता है, जो फर्दर आपका प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटीन DNA कॉम्प्लेक्स इन हायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो जो प्रोटीन और DNA का कॉम्प्लेक्स बन रहा है हायर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, हमारी बात करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन DNA का कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो ऑप्शन है आपके ट्रांसफेरिन, क्रोमेटिन, इंटरफेरॉन या फिर डिस्ट्रोफिन। जल्दी से दिमाग को शार्प कीजिए और सोचिए कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। प्रोटीन DNA का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सो ट्रांसफेरिन, तो ट्रांसफ़र करने में हमारा ट्रांसफेरिन आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। इंटरफेरॉन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा इंटरफेरॉन वायरस टाइप में होता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। डिस्ट्रोफिन भी नहीं हो सकता, तो द करेक्ट ऑप्शन इज क्रोमेटिन। यस, क्रोमेटिन आपका DNA और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, जो हायर ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलता है। DNA आपका टाइटली बाउंड होता है हिस्टोन के अराउंड। हिस्टोन आपका बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, उसके अराउंड वहाँ पर DNA बाउंड रहता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। हायर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो प्रोटीन और DNA के कॉम्प्लेक्स को ही हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं। कॉम्बिनेशन होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है, क्रोमेटिन का जो फंक्शन होता है वो होता है कि जो DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाने का ये काम करता है, ताकि वो जो स्ट्रक्चर बन सके वो काफ़ी डेंस बन सके, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर आपके जितने भी स्ट्रैंड्स हैं वो यहाँ पर आपके प्रिवेंट हो जाएंगे, टेंगल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। साथ ही में जीन रेगुलेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, क्रोमेटिन का जीन रेगुलेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्रोमेटिन आपका हिस्टोन प्रोटीन, याद रखिएगा कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? हिस्टोन, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, DNA के साथ जाके बाइंड होता है और न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन के फर्दर करता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, हमको हड़बड़ी नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, शांति से सोचना है कि आखिर इसका आंसर क्या है और जो आंसर है वो क्यों है। ठीक है, जो है आंसर मैंने जो बताया आंसर, उसको ये भी सोचना है कि आखिर ये करेक्ट ऑप्शन क्यों है, फर्दर जो अलग है वो इनकरेक्ट क्यों है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग करेंगे। तो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या फिर रेप्लिकेशन। ठीक है, जब भी आपका डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से देन यहाँ पर आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या बना रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांसक्रिप्शन। तो जब डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड से राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए की कोडिंग होती है, कोडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, तो वो टूट जाता है, स्प्लिटिंग होती है, उसके बाद आपका यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट बनता है, दैट इज आरएनए। उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे बनती है, मतलब प्रोटीन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में कभी कंफ्यूज नहीं होना। डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है दैट इज ट्रांसलेशन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड श्रिंकेज ऑफ द न्यूक्लियस लीडिंग टू सेल डेथ। तो याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्रोमेटिन है। अभी मैंने क्रोमेटिन के बारे में बताया था, क्या था कि जब आपका प्रोटीन और डीएनए आपस में वाउंड होते हैं उसको हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं, जो फर्दर न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है कि जो क्रोमेटिन है वो न्यूक्लियस में जाके श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो कैरियोलाइसिस बोलेंगे, पिक्नोसिस बोलेंगे, कैरियोलाइसिस बोलेंगे या ऑटोफैगी बोलेंगे। तो कैरियोलाइसिस की बात करेंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब आपका क्रोमेटिन जो है पहले सेल डेथ करता है, उसके बाद क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स की तरफ बढ़ता है। ठीक है, उसको हम लोग कैरियोलाइसिस बोलेंगे। पिक्नोसिस की बात करेंगे तो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमारा क्रोमेटिन श्रिंक हो जाता है। कैरियोलाइसिस अलग है और ऑटोफैगी भी यहाँ पर अलग रहता है। ठीक है, तो लाइसिस का मतलब यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्शन होता है, डिग्रेडेशन होता है आपके न्यूक्लियस का, जिसकी वजह से सेल डेथ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो पिक्नोसिस ही आपका एक तरीके का कंडेंसेशन हो जाता है, क्रोमेटिन का श्रिंकेज हो जाता है, जिसकी वजह से सेल डेथ देखने को मिलती है, इसको हम लोग पिक्नोसिस कहते हैं। इरिवर्सिबल कंडेंसेशन है ये एक तरीके का। ठीक है, जिसमें आपका क्रोमेटिन जो है न्यूक्लियस में श्रिंक हो जाता है, जिसकी वजह से सेल डेथ, जिसको हम लोग एपोप्टोसिस बोलते हैं। और नेक्रोसिस का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ या फिर अनकंट्रोलेबल सेल डेथ, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्रोसिस हो जाना, सेल की अनवांटेड डेथ हो जाना, दैट इज नेक्रोसिस। और एपोप्टोसिस की बात करेंगे तो ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है। नॉर्मल न्यूक्लियस है, पिक्नोसिस में क्या हो रहा है, सेल श्रिंक हो रहा है, न्यूक्लियस श्रिंक हो रहा है। कैरियोलाइसिस में क्या हो रहा है कि वो क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स की तरफ बढ़ रहा है, और कैरियोलाइसिस में डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन हो रहा है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मिड, आखिर प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड इज अ मैक्रोमोलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल है जो प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आता है। सर्कुलर पीस ऑफ डुप्लेक्स डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए है जो आपका डीएनए के पीसेस को जॉइन करने के बाद बनता है, या फिर एंडोजीनस सबस्टेंस है जो एक टाइप के सेल से सीक्रेट किया जाता है। सो व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आखिर क्या है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, हाइब्रिड डीएनए नहीं है, एंडोजीनस सबस्टेंस नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सर्कुलर पीस ऑफ डुप्लेक्स डीएनए। सर्कुलर पीस आपने देखा होगा डीएनए में ये प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट, प्लांट्स, इसमें आपका प्लाज्मिड पाया जाता है जो डीएनए का डुप्लीकेट होता है। ये सेपरेटली सेल के क्रोमोसोम से अलग होता है और ये इंडिपेंडेंटली ही रेप्लिकेट होने का काम करता है।
इसके अंदर जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो बहुत सारे एडवांटेजियस ट्रेड्स लाता है होस्ट सेल के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कॉज करने में ये हेल्प करता है, साथ ही में ये एबिलिटी करता है मेटाबोलाइज अनयूजुअल कंपाउंड्स की। तो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास ही यहाँ पे ये प्लाज्मिड सर्कुलर स्मॉल पीसेस डीएनए के डुप्लेक्स ये प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ गया और हमने सुना है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है, वो कौन कर रहा होता है? वो ये प्लाज्मिड ही कर रहा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर आरएनएस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन। तो जो ट्रांसफर हो रहा है आरएनए का, वो नंबर ऑफ बेस पेयर पर होता है किस में? ऑप्शन है असेप्टर आर्म में, एंटीकोडोन आर्म में, डी आर्म में या एक्स्ट्रा आर्म में। आप लोगों ने देखा होगा 4 तरह की आर्म्स प्रेजेंट होते हैं जब कोडोन्स होते हैं, उसमें आपका बेस पेयर जो आपका नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं वो किस तरीके से क्लासीफाइड किए जाते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्स्ट्रा आर्म। ट्रांसफर आरएनए आपका क्लासीफाइड किया जाता है नंबर ऑफ बेस पेयर्स पे, प्राइमरली एक्स्ट्रा आर्म के बेसिस पर ये किया जाता है, जिसको हम लोग वेरिएबल आर्म्स भी बोलते हैं। इसकी जो आर्म्स होती है उसकी लेंथ डिफरेंट होती है, ठीक है, टीआरएनए के बेसिस पर। तो अलग अलग होती है, जैसे कि डी आर्म अलग है, एंटीकोडोन आर्म अलग है, टी आर्म अलग है, तो अलग अलग उसकी लेंथ के बेसिस पर ये क्लासीफाइड किया जाता है। एक्स्ट्रा आर्म के बेसिस पर ये क्लासीफाइड किया जाता है आपका टीआरएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टी साई सी आर्म, ये भी आपका है टी साई, पी एस आई जिसको हम लोग बोलते हैं पी एस आई। ठीक है, आप देखोगे पी एस आई, साई बोलते हैं ऐसे। तो टी साई सी आर्म टीआरएनए में आपने देखा है वो सीक्वेंस का फॉर्मेशन करता है, उसकी फुल फॉर्म बतानी है। टी सूडोयूरेडिन सी, टी यूरेडिन सी, टी डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन सी, जो साई है इसकी फुल फॉर्म क्या है? टी एडेनिन सी। तो व्हाट इज द करेक्ट? सो द करेक्ट इज वन, दैट इज टी सूडोयूरेडिन सी। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस यहाँ पे करता है थाइमिडिन, सूडोयूरेडिन और साइटिडिन का सीक्वेंस यहाँ पर बनाता है। ये आर्म को हम लोग राइबोथाइमिडिन, सूडोआयोडिन और साइटिडिन आर्म के नाम से भी जानते हैं। थाइमिडिन डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग 5-मेथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं। साइडोयूरेडिन इसको साई बोलते हैं, राइबो शुगर के साथ ही अटैच रहता है। साइटिडिन ये आपका डीएनए और आरएनए दोनों में ही प्रेजेंट रहता है। सो ऑप्शन इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल सुना ही होगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल किसने दिया था? पॉलिंग्स एंड कोरी ने, पीटर मिचेल ने, वॉटसन एंड क्रिक ने या किंग एंड वुटन ने? जिसने न्यूक्लिक एसिड पढ़ रखा होगा उसको ये 100% क्वेश्चन पता ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और मोस्टली ईजी है। यस, तो द करेक्ट ऑप्शन इज वॉटसन एंड क्रिक, डब्ल्यू एंड सी। वॉटसन एंड क्रिक ने ही तो आपका बताया था डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर बताया था, सारे कोडोन्स, उसकी लेंथ, उसका डायमीटर, सारी चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है जेम्स वॉटसन फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दिया था। उन्होंने मॉडल बताया था, एक्सरे डिफ्रेक्शन किया था उन्होंने डीएनए का, उसके बेसिस पर उन्होंने यहाँ पर उसके मॉडल को डिज़ाइन किया था। डबल स्टैंडर्ड होता है आपके किस शेप में होता है? ठीक है, लेडर की तरह होता है। ठीक है, सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ उसकी शेप में होता है। किस कोडोन को, जैसे कि ए है वो आपका टी के साथ जुड़ा होता है, सी आपका जी के साथ जुड़ा हुआ होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो ये सारी चीज़ें किसने बताई थी? वॉटसन एंड क्रिक ने बताई थी। एक आपका जो सीक्वेंस होता है उसके बीच में क्या कितना डिफरेंस होता है, क्या डायमीटर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये इसमें बताया था वॉटसन एंड क्रिक ने। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक कोड इज, सो व्हाट इज जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि ये जेनेटिक कोड है, क्या है? कलेक्शन ऑफ कोडोन है, कलेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड है, कलेक्शन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है या कलेक्शन ऑफ पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड है? किसका है कोड? सो द करेक्ट ऑप्शन है, नाम से समझ जा रहा है, जेनेटिक कोड मतलब कलेक्शन ऑफ कोडोन। यस, तो कोडोन्स आपका फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी? जेनेटिक कोड की, जिसमें आपके 3 न्यूक्लियोटाइड के AUG, ACG इस तरीके के कोड प्रेजेंट होते हैं। किसके? न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं। 64 पॉसिबल कोडोन्स होते हैं, जिसमें से 61 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स के बने हुए रहते हैं, बल्कि जो 3 है वो स्टॉप कोडन होते हैं और यहाँ पर आपके प्रोटीन की सिंथेसिस को एंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जेनेटिक कोड आपके अंडरस्टैंड हो गए। इन कोडोन से ही आपके अमाइनो एसिड स्टार्ट होते हैं और इसकी वजह से ही स्टॉप होते हैं। जो 3 थे वो स्टॉप होते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन इज इंटरफेरोन। मैंने भी बताया था इंटरफेरोन हमारे ऑप्शंस में भी आया था। सो करेक्ट ऑप्शन इज वायरस है, बैक्टीरिया है, सिंथेटिक एंटीवायरल एजेंट है या रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है सेलुलर जीन के लिए।
करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है सेलुलर जीन के लिए। रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और ये आपका इंटरसेलुलर सिग्नलिंग देता है, एक्टिवेट करता है और स्पेसिफिक जीन को स्पेसिफाई करता है। इसको हम लोग इंटरफेरेंस स्टिमुलेट जीन्स भी बोलते हैं क्योंकि आपके ये एंटीवायरल स्टेट को और बहुत सारे इम्यून रिस्पांस को सेल्स के अंदर बनाने का काम ये करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सभी को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, अपने आप को टेस्ट करते रहिए क्योंकि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आपको एक दिन आपके जो एग्ज़ाम की लिस्ट है वहाँ पे आपके नाम तक पहुँचा देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ओपन एमसीक्यूज़ और मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर इसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह आप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।